वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। सबसे पहला टर्म यहां हम लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स इज इट्स वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर किस प्रकार से जनरेट होता है? लिक्विड लिया हमने कंटेनर में, सबसे पहले क्या होगा, वॉल्स ऑफ कंटेनर्स विल एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। कौन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? वॉल्स ऑफ कंटेनर्स। कहां से? फ्रॉम द सराउंडिंग। देन फ्रॉम द वॉल्स ऑफ कंटेनर्स these liquid molecules will absorb the heat energy, जिसके कारण इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मोशन बढ़ते जाएगा। देखिए, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मोशन बढ़ते जाएगा, और मोशन बढ़ने के कारण एक स्टेज आएगी जब ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस लिक्विड के सरफेस से निकलकर, अब यहां से निकलेंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं वो कहां से निकलेंगे? फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, बल्क से नहीं निकलेंगे। मोशन इतना फास्ट होता है ताकि वो इन सरफेस में रहने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में के अट्रैक्शन को ब्रेक करता है, जिसके कारण लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू गैस। Process is called evaporation। लिक्विड का रूपांतर गैस में हो गया, प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। बाद में देखिए, अगर ये कंटेनर पूरी तरह से पैक्ड है, क्लोज सील्ड है, तो उस समय क्या होगा, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स जो भी स्पेस अवेलेबल है उसमें घूमते रहेंगे। ये रहेंगे गैस मॉलिक्यूल्स। ये गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे और ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है। अब क्या होता है, समय के साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इवेपोरेशन का रेट बढ़ने के कारण गैसियस मॉलिक्यूल्स की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब आपको पता ही है कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है, जिसके कारण क्या होगा, ड्यूरिंग द मूवमेंट, रैंडम मोशन, सम ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ सरफेस ऑफ लिक्विड। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है? हाईएस्ट, जिसके कारण क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहेंगे, एंड ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन सम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड विद द सरफेस ऑफ लिक्विड, जिसके कारण गैसेस मॉलिक्यूल गेट्स कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड, प्रोसेस कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में रूपांतर होने की प्रक्रिया कहलाएगी कंडेंसेशन। मतलब क्या होगा, जब हम किसी लिक्विड को क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे, दो प्रकार की प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगी। पहला इवेपोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन। शुरुआत में इवेपोरेशन का रेट धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़कर इट रीचेस टू मैक्सिमम। जब इवेपोरेशन मैक्सिमम होगा उसी समय कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। बाद में इवेपोरेशन का रेट कम होता, कंडेंसेशन का रेट धीरे धीरे बढ़ता, जिसके कारण एक स्टेज मिलेगी जहां रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। द स्टेज एट विच rate of evaporation becomes equal to rate of condensation is known as equilibrium। और इस equilibrium stage में इन वेपर्स के द्वारा इस लिक्विड सरफेस पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, that is called vapor pressure of liquid। Therefore, the pressure exerted by vapors, the pressure exerted by vapors on liquid surface in equilibrium with it is known as vapor pressure of liquid।
देखिए जरा किस प्रकार से हम वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझना जरूरी है, तो ही आगे के कंसेप्ट इजीली समझ में आएंगे। हमने क्लोज कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड को भरा, ये क्लोज कंटेनर के वॉल्स विल एब्सॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, द सेम हीट एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब बाय दिस लिक्विड मॉलिक्यूल, जिनके कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा, और मोशन इतना बढ़ेगा कि सरफेस पे रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप आउट होंगे फ्रॉम द लिक्विड फेज एंड चेंजेस टू गैसियस फेज। प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। समय के साथ इवेपोरेशन का रेट बढ़ता, यहाँ गैसेस मॉलिक्यूल की संख्या भी बढ़ेगी, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट, मोशन रैपिड होगा, रैंडम रहेगा, और रैंडम मोशन के कारण सम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड विद द सरफेस ऑफ लिक्विड, जिसके कारण गैसियस मॉलिक्यूल का लिक्विड में रूपांतर होगा। प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। जब इवेपोरेशन मैक्सिमम होगा उसी समय कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, बाद में इवेपोरेशन का रेट कम होगा, कंडेंसेशन का बढ़ेगा। एक स्टेज आएगी जब दोनों रेट्स बैलेंस होंगे, दैट स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, एंड इन दिस इक्विलिब्रियम स्टेज द प्रेशर exerted by vapor on liquid surface is known as vapor pressure of liquid. So what is the definition? The pressure exerted by vapor on liquid surface in equilibrium with it is known as vapor pressure of liquid. Next टर्म हम लेंगे partial vapor pressure। अभी पार्शियल मतलब क्या होता है, अब हम फिर से कंटेनर लेंगे, क्लोज्ड कंटेनर हमने लिया, इसमें हमने सॉल्यूशन भरा। अब सॉल्यूशन किसका रहेगा, तो देखिए यहाँ हम ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम वाटर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये वाटर रहेगा, और इसमें हम मिक्स करते हैं इथेनॉल। अब हमने इथेनॉल का पानी में सॉल्यूशन बनाया, उसको लिए यहाँ से हम हीट करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर, हीट एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब बाय बोथ इथेनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दोनों के मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, वेपर फेज में। ये रहेंगे इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज, और ये रहेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, दोनों के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में है, मतलब दोनों के मॉलिक्यूल्स के द्वारा इस सॉल्यूशन के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा। दैट प्रेशर इज नोन एज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो भी प्रेशर इस सॉल्यूशन के सरफेस पे एक्ट होता है, दैट इज नोन एज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा, थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर वाटर का रहेगा, थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर इथेनॉल का रहेगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट का टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन रहेगा, दैट इज नोन एज पार्शियल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर में कितने कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा, दो कंपोनेंट का, थोड़ा बहुत इथेनॉल का, थोड़ा बहुत वाटर का। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा in total vapor pressure of solution is known as partial vapor pressure. Therefore, the contribution of vapor pressure of individual component, the contribution of vapor pressure of individual component to the total vapor pressure of solution is known as partial vapor pressure. तो आपको याद रखना है पार्शियल वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। उसके बाद ये पार्शियल वेपर प्रेशर को हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम राउल्ट्स लॉ का यूज करेंगे।
राउल्ट्स लॉ। अभी राउल्ट्स लॉ क्या कहता है देखिए जरा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। देखिए राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट, partial vapor pressure of any volatile component in the solution is equal to product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। अब हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें सोल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक सॉल्यूशन हमने बनाया जिसमें सोल्यूट 2 इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट 1। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे फॉर सॉल्वेंट, तो हमें क्या मिलेगा, P1 इक्वल्स टू P01 इंटू x1। P2 के लिए क्या रहेगा, P02 इंटू x2। P1 और P2 क्या रहेंगे, partial pressures of solvent and solute respectively। P01 P02 क्या रहेंगे, vapor pressures of pure solvent and solute respectively। x1 x2 क्या कहलाएंगे, mole fractions of solvent and solute respectively। उसके बाद हमें पता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला फिर से यहां लिखेंगे, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम यहां P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, हम लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। तो हमें फॉर्मूला कौन सा मिलेगा, अब यहां पे P01 x1 देखिए जरा, P1 P2 प्लस क्या रहेगा, P02 x2। तो इस प्रकार से टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला अच्छे से याद रखोगे। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या रहेगा, P01 x1 प्लस P02 x2। देन हमें पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कितना, देखिए ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 रहेगा। किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट्स क्यों ना हो, उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज फिक्स्ड रहता, दैट इज 1। इसलिए यहां हम 1 लेंगे, तो हमें x2 का या x1 का वैल्यू मिलेगा 1 माइनस x2। फिर यहां हम रखेंगे तो मिलेगा P इक्वल्स टू P01 1 माइनस x2 प्लस P02 x2। इस प्रकार से इक्वेशन हमें मिलेगा। अब देखिए यहां हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे देखिए जरा, तो वी विल प्लॉट द ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। किसके बीच में बनाएंगे, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन, बेटर वे हम ग्राफ इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए यहां हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, फिलहाल हम x2 का लिखते हैं, और जो x एक्सिस पे रहेगा दैट विल बी द ओनली वेपर प्रेशर, हम लेते हैं। अलोंग x एक्सिस मोल फ्रैक्शन रहेगा और यहां अलोंग y एक्सिस वेपर प्रेशर रहेगा। अब देखिए जरा यहां पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां x2 का वैल्यू हम 0 लिखेंगे, ठीक है, और जैसे हम इधर से इधर जाएंगे x2 का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ x2 बिकम्स इक्वल टू 1। अब जब x2 0 है
मतलब कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है। जब कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है तो उसका वेपर प्रेशर भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। और जैसे जैसे इधर हम जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट धीरे धीरे बढ़ रहा तो ऑब्वियसली क्या होगा? वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और इसलिए देखिए यहां हम इस प्रकार से लाइन बनाएंगे। जो पॉइंट आपको मिल गया है उसको हम कहेंगे P2 नॉट। तो देखिए P2 नॉट का वैल्यू यहाँ इतना ज्यादा क्यों मिल गया? क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन 1 के करीब है, काफी बढ़ गया है। उसके बाद अब दूसरा कंडीशन लेंगे, यहाँ x1 इक्वल्स टू 0 और इधर से इधर आएंगे तो x1 धीरे धीरे बढ़ेगा। अब यहाँ 1 लेंगे तो ऑब्वियसली जैसे हम इधर से इधर जाएंगे वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ मिलेगा P1 नॉट, मिल गया। उसके बाद इन दो पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो यहां हमें मिलेगा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू P1 प्लस P2। इस प्रकार से देखिए इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट आल्सो इंक्रीजेस। अब ये जो कंपोनेंट रहेगा उसका वेपर फेज में कंपोजिशन कितना रहेगा ये निकालने के लिए हम डाल्टन्स लॉ का यूज करते हैं। डाल्टन्स लॉ, ये डाल्टन्स लॉ क्या कहता है देखिए जरा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ component total pressure of component into total pressure of solution into mole fraction, partial pressure of any component in vapor phase equals to क्या रहेगा? total pressure of solution into its mole fraction। थोड़ा इसको हम मॉडिफाई करेंगे बेटर वे, कंफ्यूजन नहीं होगा। partial vapor pressure equals to total vapor pressure of solution into mole fraction। ठीक है, तो अब हम यहां दो प्रकार के कंपोनेंट्स यूज करेंगे 1 and 2 सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो समझो पहला कंपोनेंट हमने लिया सॉल्वेंट तो P1 मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या रहेगा? P दैट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनटू Y1। Y1 क्या रहेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट इन वेपर फेज, वेपर फेज। व्हाट इज P1 हियर? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू क्या रहेगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज। फिर हम सॉलिड के लिए लिखेंगे P2 इक्वल्स टू क्या रहेगा? P इंटू Y2। व्हाट इज Y2? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज। दिस इज नथिंग बट द डाल्टन्स लॉ, आपको अच्छे से याद रखना है। न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं P1 इक्वल्स टू P इंटू Y1, P2 इक्वल्स टू P इंटू Y2। व्हाट इज Y1? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेज। व्हाट इज Y2? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज। इस प्रकार से ये फॉर्मूला यूज करके आप पार्शियल वेपर प्रेशर्स को निकाल सकते हैं। तो इन दिस वे दिस वाज अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन है क्या। देखिए पहली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी रहेगी आइडियल सॉल्यूशन की? हमने राउल्ट्स लॉ आपको पढ़ाया है। राउल्ट्स लॉ जिस सॉल्यूशन के द्वारा सेटिस्फाई किया जाएगा एट ऑल कंसंट्रेशंस दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इसलिए पहला जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा ओबेज राउल्ट्स लॉ।
at all concentrations. What is Raoult's law? Partial pressure of any volatile component is equal to product of vapor pressure of your component and its mole fraction. राउल्ट्स लॉ को याद रखना है, पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो जो सॉल्यूशन इस राउल्ट्स लॉ को सेटिस्फाई करता है एट ऑल कंसंट्रेशंस, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ओबेस राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, समझो हमने सोल्यूट ए को सॉल्वेंट बी में डिसॉल्व किया, ठीक है, या हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि सोल्यूट 2 को, इन्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, सोल्यूट 2 को हमने सॉल्वेंट 1 में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बनेगा। अब यहां जो सोल्यूट अट्रैक्शन रहेगा, इट विल बी सेम एज solvent attraction, which is also same as solute-solvent attraction. Therefore, second characteristic, remember well, solute-solute attraction, solvent-solvent attraction and solute-solvent attractions are of same nature, are of same magnitude. वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन रिगार्डिंग आइडियल सॉल्यूशन। जो भी अट्रैक्शंस निर्माण होंगे आइडियल सॉल्यूशन में बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सबका नेचर सेम रहेगा, सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। देन थर्ड कंडीशन, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू कितना, मतलब क्या होता है कि जब सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर, हीट विल इवॉल्व और एब्सॉर्ब, हीट बाहर निकलेगी या एब्सॉर्ब होगी, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा, नाइदर हीट विल एब्सॉर्ब नॉर हीट विल इवॉल्व। मतलब क्या होगा, ये जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग वो कितना रहेगा, 0। इसको पढ़ना, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कितना रहेगा आइडियल सॉल्यूशन में, 0। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि यहां कोई नए फोर्सेस डेवलप नहीं हो रहे हैं, सभी प्रकार के फोर्सेस का नेचर सेम है, इसलिए यहां कोई एब्सॉर्प्शन या इवोल्यूशन ऑफ हीट नहीं होगा, जिसके कारण डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग रहेगा 0। नंबर 4, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग कितना रहेगा, तो यहां पे भी देखिए हम क्या करेंगे, सोल्यूट हमने लिया 5 ml, सॉल्वेंट हमने लिया 5 ml, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा हमें उसका वॉल्यूम कितना मिलेगा, 10 ml। मतलब देखिए इन दोनों का वॉल्यूम 10 ml, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम 10 ml, बढ़ा कम कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल टू 0। फिर से रीजन सेम रहेगा, सेम नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो डेल्टा बी मिक्सिंग भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। देन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कैसे रहेगा, तो लाइज in between vapor pressure of individual components। आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बीच में कहते हुए रहेगा इंटरमीडिएट रहता है। इस प्रकार से इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखोगे। एग्जांपल्स कैसे पहचानना, सिंपल है, बेंजीन प्लस टोलुइन दोनों नॉन पोलर है, अट्रैक्शन सेम टाइप का रहेगा, बनाएगा आइडियल। ब्रोमोमीथेन फ्लोरोमीथेन, मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल,
इस प्रकार से n-हेक्सेन, n-हेप्टेन, मेनी एग्जांपल्स आर देयर। तो जब दो कंपोनेंट में अट्रैक्टिव फोर्सेस का नेचर सेम टाइप का रहेगा, सॉल्यूशन आइडियल कहलाएगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है। वंस अगेन, पहला ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस, दूसरा सॉलिड सॉलिड अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, सॉलिड सॉल्वेंट अट्रैक्शन, सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 रहेगा, मीन्स हीट एनर्जी इज नाइदर एब्सॉर्ब नॉर इवॉल्व्ड। डेल्टा वी मिक्सिंग कितना रहेगा? 0 रहेगा। यहां पे भी जब हम दोनों को मिक्स करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, कम होगा, कुछ भी नहीं होगा। देन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन लाइज इन बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड ऑल दीज आर द एग्जांपल्स। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसकी भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा? आइडियल का अगर आपको याद है तो नॉन आइडियल में दिक्कत नहीं जाएगी। डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बाद में यहां जो अट्रैक्शन रहेगा, सॉलिड सॉल्वेंट अट्रैक्शन, वो कैसे रहेगा? तो देखिए जरा, यहां जो वेपर प्रेशर रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी आइदर more or less than components। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा वो इन इंडिविजुअल कंपोनेंट से एक तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। इसी पे बेस्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो प्रकार दिए हैं। पहला जो रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, पहला रहेगा शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा रहेगा नेगेटिव डेविएशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब देखिए यहां एग्जैक्टली क्या होगा, वाई पॉजिटिव, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट इंडिकेट? तो देखिए यहां पे हम क्या कहेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन will be higher than vapor pressure of components। देखो जरा, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? तो यहां सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे रहेगा? ज्यादा देन वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन जो रहेगा वो वीकर रहेगा देन सोल्यूट टू सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन वीकर रहेगा? सॉलिड सॉल्वेंट अट्रैक्शन वीकर रहेगा, जिसके कारण क्या होगा? ऑब्वियसली सॉलिड सॉल्वेंट कहां जाएंगे? वेपर फेज में जाएंगे, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आपको सेकंड कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखना है, अट्रैक्शन वीकर देन सॉलिड सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। देन यहां डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहेगा? तो अब यहां पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा? क्योंकि इस केस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। देन डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग भी कैसे रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए इसका एग्जांपल कौन सा है? एग्जांपल हम लेंगे इथेनॉल C2H5OH एंड एसीटोन
C double bond O, here CH3, here CH3। एक एग्जांपल लेते हैं, ये इथेनॉल और ये एसीटोन, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है। इन दोनों में अट्रैक्शन निर्माण होगा जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, वीक रहेगा या स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो देखिए यहाँ दो मिथाइल ग्रुप से कारण क्या होगा, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड विल बिकम वीकर। देखिए जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे उस समय जो अट्रैक्शन डेवलप होगा दैट विल बिकम वीकर ड्यू टू दिस टू मिथाइल ग्रुप, एंड देयरफॉर दिस मिक्सचर विल बिलोंग टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। उसके बाद यहाँ आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से वो ग्राफ रहेगा, यहाँ रहेगा वेपर प्रेशर और यहाँ रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब जो ग्राफ बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए जो हमारा हाइपोथेटिकल ग्राफ था पहले इस प्रकार से था, इसके पहले हमने ग्राफ देखा है। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन है इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ये दूसरा ग्राफ बनाते समय इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा और यहाँ इस प्रकार से रहेगा, पोजीशन हायर अप रहेगी। तो यहाँ पे जो रहेगा वो P1 कहलाएगा, दिस इज द P1, दिस इज P2 एंड दिस इज कैपिटल P, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए ये वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। ये रहेगा P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, ये रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद द पॉजिटिव डेविएशन। This graph represents the variation of vapor pressure with the mole fraction in terms of non-ideal solution for the positive deviation. पॉजिटिव डेविएशन है इसलिए ग्राफ्स का पोर्शन हायर अप रहेगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ जो कंपोनेंट रहेंगे वो x1 इक्वल्स टू रहेगा 0 या x2 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ x1 रहेगा, x2 रहेगा 1 और यहाँ x1 इक्वल्स टू 1 लोगे तो यहाँ x21 रहेगा 0। ऑलरेडी एक्सप्लेन, इस प्रकार का ग्राफ हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट आपको याद रखना है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब ये ऊपर से आपको ग्राफ्स दिखाने हैं। ये हो गया पहला टाइप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा रहेगा नॉन आइडियल, बी रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव समझा तो नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं आती है, जस्ट कॉन्ट्रास्ट रहेगा। जैसे पहला पॉइंट कौन सा रहेगा, देखिए इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। दूसरा पॉइंट भी उल्टा रहेगा, कंट्रास्ट रहेगा, मतलब अब यहाँ सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन जो रहेगा वो कैसे रहेगा, नाउ स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्शन। और सॉलिड सॉल्वेंट में अट्रैक्शन स्ट्रांग होने के कारण ही क्या होगा, इनके मोलिक्यूल्स वेपर फेज में जा नहीं पाएंगे ज़्यादा प्रोपोर्शन में, जिसके कारण सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम रहता है। नेक्स्ट क्या रहेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग। अब क्या रहेगा, नेगेटिव, मतलब हीट क्या होगी, इफॉल होगी। नेक्स्ट डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल्स टू क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। और यहाँ एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, तो एग्जाम्पल हम लेंगे एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 and chloroform Cl here is H। तो देखिए यहाँ 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर दिखाते हैं।
इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट खूब ज़्यादा होने के कारण यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या हाइड्रोजन एसिडिक कहलाएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड या अट्रैक्शन डेवलप हो रहा बिटवीन सॉलिड एंड सॉल्वेंट वो कैसे रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ दीज 3 क्लोरीन एटम्स। और ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही दिस मिक्सचर बिलोंग्स टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ पे भी हम ग्राफ बनाएंगे सिमिलर टू दिस। ग्राफ बिल्कुल सेम वे में हमें बनाना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहेगा। यहाँ वेपर प्रेशर, यहाँ x2 लेंगे, यहाँ x2 इक्वल्स टू 0 है, यहाँ x2 इक्वल्स टू 1 है। तो पहला जो ग्राफ बनाएंगे आइडियल सॉल्यूशन का वो इस प्रकार से रहेगा। बाद में x1 इक्वल्स टू यहाँ हम लेंगे 0, तो यहाँ x1 इक्वल्स टू 1 रहेगा। दूसरा ग्राफ हमें मिलेगा इस प्रकार से, तो इनको हम जोड़ेंगे। बाद में देखिए अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमें कैसे निकालना है, तो अब नेगेटिव डेविएशन है इसलिए यहाँ पे हमें इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा नीचे से। तो ये रहेगा P1 P वगैरह हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए जरा, दिस इज द P1 मीन्स partial vapor pressure of that solvent, partial vapor pressure of solute, और यहाँ रहेगा total pressure of solution P। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ये रहेगा ग्राफ फॉर द solution, non-ideal solution showing negative deviation। तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है और ये ग्राफ भी इस प्रकार से आप बनाएंगे। यहाँ पे ये P को हम यहाँ लिखना पड़ेगा, आई एम सॉरी, ये रहेगा यहाँ पे इस प्रकार से ग्राफ आप बनाएंगे। सो दिस वाज अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे।